भाई देखो, आपको वेक्टर के बारे में बताया। वेक्टर होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज है, ठीक है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस तरीके से वेक्टर को लिखते हैं मैथमेटिकल वे में, कि भैया किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ाया भैया, ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि भाई इसके पास एक हेड होती है, टेल होती है और इसकी लेंथ होती है। जो हेड है वो डायरेक्शन को बता रही है, लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को बता रही है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये बताया कि भैया स्केलर कैसे चेंज होता है, वेक्टर कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें बताई। वेलोसिटी के बारे में बताया कि भैया अगर कोई वेक्टर है उसको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो, कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं। उसके बाद दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना सिखाया था भैया, कि कोई भी दो वेक्टर है उसके बीच में कैसे आप एंगल को फाइंड करोगे, है ना। आज का टॉपिक डालो। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। भैया वेक्टर्स जो हैं उनके क्या क्या टाइप हैं, और दिख रहा है नहीं दिख रहा, कौन कौन से टाइप, टाइप्स ऑफ। सबसे पहला लिखो भाई, इक्वल वेक्टर। देखो, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है भाई, भाई वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मान लो मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन आई कैप में, मैग्नीट्यूड कितनी है 10, डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस, आई कैप लिखा मतलब एक्स एक्सिस है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई हमारे पास एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की और ये भी आई कैप में है, मुझे ये बताओ कि क्या ये इक्वल होगा, यस और नो। मैग्नीट्यूड 10-10 है, डायरेक्शन आई कैप है, क्या ये इक्वल वेक्टर होगा। अरे हाँ ना तो बोल दे भाई। तो भैया बात ये है कि इक्वल वेक्टर जो है वो होते क्या है, ऐसे वेक्टर जिनके पास हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। बात ये है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो किसी का भी सेम हो सकता है। मैंने ऊपर लिखा है फोर्स, नीचे लिखी है वेलोसिटी, क्या कभी फोर्स वेलोसिटी के इक्वल होता है क्या, क्या वेलोसिटी और फोर्स इक्वल होते हैं क्या, नहीं बिल्कुल सेम नहीं होते भैया, नॉट इक्वल। तो बात यही है कि भैया यूनिट डिफरेंट है, चीजें अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, इक्वल नहीं है भाई। तो इसका मतलब ये इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ी सी कमी है, ये जो डेफिनेशन लिखी है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उस कमी को ऐसे पूरा करेंगे कि भैया यहाँ लिखेंगे एंड मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, नेचर जो है वो सेम होना चाहिए भाई। अगर एक फोर्स की है तो दूसरा भी फोर्स होना चाहिए, एक वेलोसिटी है तो दूसरा भी वेलोसिटी होना चाहिए। यस, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट डालो, पैरेलल वेक्टर।
क्या कह रहा है भाई? पैरेलल वेक्टर में लिखो हैविंग सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड मे बी और मे नॉट बी इक्वल। हैविंग सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। इतनी बात समझ में आई क्या? मान लो मैंने यहाँ पे वेक्टर लिखा कि भैया एक वेक्टर है ए, ठीक है, और मैंने दूसरा वेक्टर लिखा बी। क्या ये पैरेलल वेक्टर होंगे? भैया बिल्कुल पैरेलल वेक्टर होगा। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने वेक्टर ये बनाया वेक्टर सी, ये पॉसिबल है क्या? ये पैरेलल वेक्टर होगा, ए के पैरेलल है? अबे ये पॉसिबल नहीं है। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये बताओ ये डी है, ये पॉसिबल है क्या? डी में आप देखोगे लेंथ सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है, ये नॉट पॉसिबल। मान लो ये यहाँ पे एक वेक्टर लिखा है, ये दूसरा वेक्टर लिखा है, ए है और इसके सामने ही दूसरा लिख दिया बी। बी छोड़ो ई लिखो। बताइए पैरेलल वेक्टर है? वे बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल का मतलब हमेशा मैथ वाला पैरेलल नहीं कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। ये ऐसा मैथ में होता है कि एक ये लाइन है और उसके ऊपर ही दूसरी लाइन होगी तो इसको हम पैरेलल बोलते हैं। मगर बात ये है, क्या कह रहे हो आप? हाँ मैथ में क्या पढ़ रहे हैं हम? वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो क्या हो गया? बात ये है पैरेलल वेक्टर्स हैं, इट्स नॉट पैरेलल लाइन। सी वाले का डायरेक्शन देख, सी का डायरेक्शन इधर है। अरे मिलने दे, किसने बाउंडेशन लगाई है कि नहीं मिलेगी? मैंने कोई बाउंडेशन दी है कि भैया टच नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से, इन्फिनिटी पे जाके मीट करनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। इतना सा बोला है कि भैया डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बात खत्म। इसकी भी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम पॉसिबल है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट लिखो एंटी पैरेलल। हाँ अरे एंटी पैरेलल बोला है, आंटी पैरेलल नहीं बोला नलायक हो भाई साहब। फिर हैं चलो भाई सुन लो भाई। एंटी पैरेलल क्या होगा भैया? डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पे डायरेक्शन सेम थी, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए भाई? अपोजिट होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड मे बी मे नॉट बी सेम। ठीक है, जैसे कि भैया मैंने एक पैरेलल एक वेक्टर बनाया ए,
इसी के अपोजिट बनाया बी, ये एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, अभी यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, छोटा बड़ा भी हो सकता है। अगर मैं यही लाइन आपसे ये कह दूं कि भैया यही है, ठीक है, और इसके अंदर ये जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड सेम हो, अबे मान लो मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अब ये इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। और अपोजिट वेक्टर से ज्यादा फेमस नाम है इसका नेगेटिव वेक्टर। हाँ जी, ये एक और टाइप है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसको अपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। नेगेटिव वेक्टर से ज्यादा पहचाना जाता है इसको। हाँ, पहले पढ़ा लो बाद में। हाँ, चलो भाई अगले क्वेश्चन, अगले पे बढ़ते हैं आगे। भाई टॉपिक डालो, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर देखो ऐसे अगर सिंगल देखा जाता है एग्जिस्ट नहीं करता, मगर किसी का रिजल्टेंट हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि भाई मान लो एक ब्लॉक है, इस पे आप इधर से फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का और इधर से फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, दोनों जगह से फोर्स कितनी लग रही है भाई, 10 10 न्यूटन की फोर्स लगी, तो क्या ये ब्लॉक कहीं हिलेगा। कहने का मतलब अगर मैं F1 और F2 को ऐड करूं तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो भैया यही आपका रिजल्टेंट है एफ नेट, नल वेक्टर। ठीक है, ऐसी चीज पॉसिबल हो सकती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि कुछ एग्जांपल देख सकते हैं भाई, सुन लो। एक ट्रेन है, इज एट रेस्ट। अगर भाई कोई ट्रेन रेस्ट पे है, अगर कोई ट्रेन रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, अगर कोई ट्रेन रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। आगे बढ़े क्या भाई, लिखो लिखो फटाफट लिखो। चलो भाई टॉपिक डालो, कोप्लेनर वेक्टर। भैया कोप्लेनर का मतलब क्या है, इन द सेम प्लेन। कोई भी वेक्टर है वो सेम प्लेन में होना चाहिए। कहने का मतलब, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अरे सेम प्लेन आएगा यार, वेक्टर नहीं आएगा। अरे प्लेन, ओके।
हाँ तो भाई मैं आपको ये बता रहा था, सुन लो। देखो भाई मैं आपको ये बता रहा था, सुन लो, कि मान लो हमारे पास एक ये प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है, 2D सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर आपके पास एक ये वेक्टर है और एक दूसरा, मान लेते हैं दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, ठीक है। ये दो वेक्टर एक प्लेन में रखे हुए दिख रहे हैं क्या? अगर मैं कोई तीसरा वेक्टर देखूं, और तीसरा वेक्टर जो कि यहाँ पे है हवा में, अब ये दो चीज इसके ऊपर रखी हुई दिख रही है, यानी कि ये दोनों सेम प्लेन में है, और ये हवा में है, तो ये इस प्लेन में नहीं है, ये कहीं और है। अगर मैं इसके ऊपर रखूं, जैसे परपेंडिकुलर कर दूं, परपेंडिकुलर हो चाहे किसी एक्सिस पे हो, कोई भी एंगल पे हो, तो ये आपका प्लेन में नहीं है, तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। अगर इसको हम बोर्ड पे बनाने की कोशिश करें, भाई देखो कुछ इस तरीके से कि भाई मैंने एक प्लेन बनाया, एक प्लेन सरफेस बनाया, सुन लो, एक प्लेन बनाया है, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर मैंने एक वेक्टर रखा जिसका नाम दे दिया मैंने ए, और एक और वेक्टर रखा जिसका नाम दे दिया बी। दोनों इस प्लेन के ऊपर रखे हुए हैं, ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, और दूसरा वेक्टर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। तो ये होंगे कोप्लेनर। अब अगर मैं कोई तीसरा वेक्टर लेके आऊं, जो तीसरा वेक्टर वो ऐसे हो, ऐसे परपेंडिकुलर, तो क्या ये इस प्लेन पे है क्या? ये तीसरे वाला नहीं, ये तीसरे वाला भाई ऊपर है ना, तो भाई ये प्लेनर नहीं होगा, ये दोनों प्लेनर होंगे। अगर मैं यहाँ पे तीसरा वेक्टर बनाने की कोशिश करूं, मान लो एक वेक्टर यहाँ जो ऐसे परपेंडिकुलर सीधा ऊपर है, इसको नाम दे दिया सी, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं ए और बी जो है वो सेम प्लेन में है, तो ए एंड बी आर कोप्लेनर बट नॉट सी, में सी कोप्लेनर नहीं है। ए बी जो है सेम प्लेन में है, सेम सरफेस पे रखे हुए हैं। मान सकते हो आप इस तरीके से मान सकते हो कि भैया कोई भी आपका पेज है, कोई भी एक शीट है, ठीक है, इस शीट के ऊपर ए और बी रखा हुआ है, ये ए रखा हुआ है, दूसरा बी रखा हुआ है, तो जो इस शीट के ऊपर रखा होगा, ये जो शीट है, ये जो कागज है, ये आपका प्लेन है, इसके ऊपर जो भी चीजें रखी होंगी वो सारे प्लेनर होंगे, जो इसके परपेंडिकुलर होगा या उससे ऊपर उठा हुआ होगा वो कोप्लेनर नहीं होगा। सिंपल सी चीज, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर ले भाई पीछे कर देते हैं, जो इस्तेमाल होगा वही बता रहे हैं भाई। चलो भाई, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है भैया? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है थीटा 90। एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है। चलो भाई देखो, यूनिट वेक्टर आपको पहले से पढ़ा रखा है क्या? यूनिट वेक्टर देखो, मैंने आपको वेक्टर बताया था, मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए, तो उसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक तो उसका मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन, तो ये जो है यही आपका यूनिट वेक्टर होता है क्या? तो हम यूनिट वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं क्या? अब देखो सुनो, बात ये है कि मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाए। कोई भी हमारे पास वेक्टर है, उसका हम वेक्टर कैसे निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सुनो, मान लो मेरे को ये कह दिया कि मेरे पास एक वेक्टर है जो कि है 3i कैप प्लस 4j कैप,
ये चीज क्या रखी है, तो इसका मतलब क्या है, 3 आई कैप और 4 जे कैप का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, यानी कि वो टेढ़ा है कुछ इस तरीके से, एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। एक्स एक्सिस में कितना है भाई 3 आई कैप और वाई एक्सिस में कितना है 4 जे कैप, ऐसे है। तो मेरे को अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है भाई, मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये भी 4 जे कैप आएगा। यहां पर कितनी चीज दिख रही है 3, यहाँ कितना दिख रहा है 4, क्या राइट एंगल ट्राइंगल वाली चीजें दिख रही है, पाइथागोरस लग सकता है, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या, नहीं ध्यान से देख क्या कहा मैंने तेरे से कि भाई ये 3 है, 3 आई कैप है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, तो 3 और 4 है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला हमने, जैसे पाइथागोरस सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही। तो पाइथागोरस में हम कैसे सॉल्व करते थे भैया, एच की वैल्यू कैसे निकालते थे, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से निकालते थे। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालूंगा, अंडर रूट में ये जो है ये क्या लिखा हुआ भैया 3, 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा हुआ है 4, 4 का स्क्वायर, ओके। तो ये है भैया इसका मैग्नीट्यूड। अब आपसे ये कहा जाए कि भैया यूनिट वेक्टर बताओ, ध्यान से सुनना, देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं भैया वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर है क्या, अरे भाई इधर देख, वेक्टर बता, वेक्टर आपका 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये वेक्टर की जगह पे लिखा ऊपर, और नीचे क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आया कितना है आपका, भाई इसको सॉल्व करोगे 5 आएगा, यहाँ पे 5 लिखेंगे, सेपरेट कर सकते हो उसको, सेपरेट करने पे क्या आएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, ये क्या चल रहा है भाई आपका यूनिट वेक्टर, लिख लिया। एक क्वेश्चन करो, मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक वेक्टर है जो कि है 7 आई कैप प्लस 15 जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर बताओ कैसे निकालोगे, 7 प्लस में 15, भाई यूनिट वेक्टर का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख, फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर तो तेरे पास है, मैग्नीट्यूड तेरे को निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा, हाँ तो यहां पर तेरा आएगा भाई मैग्नीट्यूड होता है 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो भैया 7 का स्क्वायर कितना आएगा तेरा 49, 15 का स्क्वायर 225, क्या आ जाएगा 74 आएगा, ओए एक सेकेंड भाई कैसे आएगा 79, तो बस ये वैल्यू पुट करनी है तेरे को, ये वेक्टर है तेरे पास 7 आई कैप प्लस 15 जे कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है रूट 274, सेपरेट कर दे इसको, सेपरेट करने पे तेरे पास ये क्या आएगा, यहाँ लिखेगा 7 अपॉन में अंडर रूट 274 आई कैप
प्लस में 15 अपॉन में √274 JK। दैट्स इट। आपकी आज की क्लास यहीं खत्म करें।